तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक आदमी नशे की हालत में अपने घर की ओर जा रहा होता है और जब वो अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि चारों तरफ अंधेरा है और वो अपने मेन कमरे की तरफ बढ़ता है जहाँ पर वो देखता है कि उसका सामान बिखरा हुआ है। तो उसको ऐसा लगता है कि शायद उसके घर में चोरी हुई और वो खिड़की से बाहर झांकने लगता है कि तभी कोई अनजान सा आदमी उसके पीछे खड़ा होता है और वो उस आदमी पर हमला कर देता है। पर इस आदमी पर उसके हमले का कोई भी असर नहीं होता और इस आदमी के हाथ से एक चिन्ह बाहर निकलता है और इस अजीब से दिखने वाले आदमी के अंदर काफी ताकत थी और वो इस दूसरे आदमी को बड़ी आसानी से मारने लगता है और उसके गले में काफी जोर से काटता है और इस दूसरे आदमी की स्किन बदलने लगती है और ये इन्फेक्टेड होकर वहीं पर मर जाता है। और इस आदमी को मारने के बाद इस आदमी की बॉडी मिट्टी की तरह बनने लगती है और ये आदमी नीचे बैठकर टूटने लगता है। और अब पुलिस इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करती है जहाँ पर हमको दिखाया जाता है डिटेक्टिव जोंग। यहाँ पर एक डॉक्टर उनको बताता है कि इस आदमी की जान एक सेल्फिश पॉइजन से हुई, पर रिकॉर्ड चेक करने में पता लगता है कि ये जो आदमी मिट्टी में बदल गया इसकी डेथ 3 महीने पहले हो चुकी थी। और अब कुछ दिन बीतने के बाद हमको ये औरत दिखाई जाती है। इस औरत का नाम होता है जिन। यहाँ पर जिन का इंटरव्यू चल रहा होता है। दरअसल जिन ने हाल ही में एक किताब पब्लिश करी जिसमें काफी अजीब बातें लिखी थी जादू टोना और मैजिक से रिलेटेड, और ये आरजे जिन की किताब को इतना सीरियसली नहीं लेता। और यहाँ पर इस इंटरव्यू में लोग लाइव कमेंट कर रहे थे कि तभी यहाँ पर एक कॉल कनेक्ट होता है। यहाँ पर एक आदमी कहता है कि मुझको जिन से बात करनी है और जब जिन उससे बात करती है तभी आदमी कहता है कि कुछ समय पहले वो अजीब सा मर्डर हुआ था, उसके बारे में मैं जानता हूँ और मैं तुमको एक इंटरव्यू देना चाहता हूँ। दरअसल जिन एक रिपोर्टर होती है और ये आदमी जिन को अपनी डिटेल भेजता है और जब जिन अपने ऑफिस पहुँचती है तब उसका कैमरामैन उसको एक लड़की से मिलवाता है। इस लड़की ने भी न्यू जॉब अटेंड करी। अब जब जिन अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ पर एक आदमी उसको बताता है कि वो जो आदमी का मर्डर हुआ वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था। इस आदमी का नाम होता है किम और वो जिन को बताता है कि जिस आदमी ने इसका मर्डर किया वो खुद भी 3 महीने पहले ही मर चुका था। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव जोंग आता है। दरअसल डिटेक्टिव जोंग जिन का हस्बैंड था और वो साफ मना करता है जिन से कि तुम उस आदमी का इंटरव्यू नहीं लोगी, पर जिन उसकी बात को टाल देती है। और जोंग के जाने के बाद किम उसको एक वीडियो दिखाता है। इस लड़की का नाम होता है सोजिंग। जिन पहले भी इस लड़की से मिल चुकी है और जिन की बुक में इसी के बारे में लिखा है कि तभी हमको एक सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर जिन एक बार में जाती है और वो कुछ पीने का ऑर्डर करती है कि तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है और तभी वहाँ पर सोजिंग आकर उसको बचा लेती है। पर ये सिर्फ जिन का एक सपना था, असल में उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और अब जिन उसी आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए तैयारी करती है और यहाँ पर जुंग अपनी वाइफ के लिए काफी टाइट सिक्योरिटी रखता है। और जब वो आदमी आता है तो सभी लोग एकदम सतर्क हो जाते हैं। ये आदमी एकदम शांत था और इस आदमी का नाम था पार्क। जहाँ पर जुंग चेक करता है कि इस आदमी का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ये आदमी 3 महीने से गुमशुदा है। अब पार्क कहता है कि उस आदमी को मैंने ही हिप्नोटाइज करके मर्डर करवाया। तब जिन कहती है कि मुझको यकीन नहीं होता। तब पार्क कहता है कि कोई बात नहीं, तुमको आगे यकीन हो जाएगा। पार्क कहता है कि मैं 3 लोगों को और मारने वाला हूँ और ये तीनों ही आदमी है सिंगबुरी फार्मास्यूटिकल के। मैं चाहता हूँ कि वो तीनों लोग सभी लोगों से माफी मांगे अपनी गलती के लिए और इसलिए मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने आया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उन तीनों तक ये बात पहुँचे। और अब पार्क वहाँ से जाने लगता है, पर वो जाते ही जाते जिनके गले पर चाकू रख देता है और पूरे पुलिस वाले चौकन्ना हो जाते हैं और ये जिनको लेकर बाहर जाने लगता है कि तभी जेसी इधर पर पूरा लाइव टेलीकास्ट करती है और बाहर जाकर जिन देखते हैं कि पार्क के हाथों में एक अजीब सी आकृति शो हुई और जिनको मालूम चलता है कि ये मेन आदमी नहीं है, ये आदमी भी एक मोहरा है। और अब ये आदमी भी मिट्टी की तरह बदल जाता है और टूट कर गिर जाता है। और अब इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के डायरेक्टर और सीईओ दोनों घबरा जाते हैं और इस कंपनी का मेन चेयरमैन वो यहाँ पर नहीं होता क्योंकि उसको शुगर की प्रॉब्लम थी, इसलिए उसकी जगह पर उसकी लड़की इस कंपनी को संभालती है। इस लड़की का नाम होता है मी दोनों से कहते हैं कि घबराओ मत, हमारे साथ कुछ भी नहीं होने वाला, हमारे पास काफी टाइट सिक्योरिटी है और अगर आप लोगों को और चाहिए तो मैं और सिक्योरिटी दूंगी। और यहाँ पर सीईओ काफी घबराता है क्योंकि उस किलर ने सीईओ को पहले मारने की धमकी दी थी। और अब डिटेक्टिव जोंग मी के पास आता है उससे ये पूछने के लिए कि वो आदमी तुम्हारी कंपनी से माफी क्यों मंगवाना चाहता है। तब मी कहती है कि मुझको नहीं मालूम, पार्क हमारी कंपनी का एक पार्टनर था और कुछ पर्सनल रीजन की वजह से वो कंपनी छोड़ चुका था और हम आपको वो पर्सनल रीजन नहीं बता सकते। अब किंग और जोंग दोनों को नहीं मालूम था कि आखिर ये किस टाइप का मर्डर है और अपने इन्हीं सवालों को लेकर वो एक प्रोफेसर के पास जाते हैं जहाँ पर ये प्रोफेसर समझाता है कि ये एक काला जादू है जो कि इंडोनेशिया में होता है। इस जादू से तुम किसी की भी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो, एक मरे हुए इंसान को भी, और जिन पर भी ये जादू हुआ होगा उनके हाथ पे ये निशान होगा और जो इस तरह का जादू करते हैं उनको कहते हैं शेमन। और इन सभी बॉडी को कंट्रोल करने वाला एक शेमन है और अगर हमने उसको ढूंढ कर रोक दिया तो सब कुछ अपने आप ही बंद हो जाएगा। शेमन हर एक आदमी को एक टास्क देता है और उस टास्क को पूरा करने के बाद वो आजाद हो जाता है और मिट्टी बनकर टूट जाता है। और जब जिन अपने घर पहुंचती है तब उससे मिलने जैसी आती है। जैसी उसे पूछती है कि उस केस का क्या हुआ और जैसा कि आपने अपने बुक में लिखा था सोजिन के बारे में, क्या वो सच है? तब जिन बोलती है हाँ, सोजिन मेरी फैमिली की तरह है
और वो कभी भी मेरे पास आ सकती है। और जिन का एक साथी जिसका नाम था किम, वो एक आदमी के पास आया था उस फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्या हुआ था उसके बारे में पता करने। दरअसल ये आदमी उसके बारे में सब कुछ जानता था और इसने कोई और दूसरा गलत काम किया था, इसकी वजह से ये जेल में था। पर किम को उससे कोई मतलब नहीं, किम को बस ये जानना था कि आखिर उस फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्या हुआ था। तभी आदमी बताता है कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी एक सीक्रेट दवाई बना रही थी और उस दवाई को टेस्ट करने के लिए ऐसे लोगों को चुना था जो कि काफी गरीब थे और उनको काफी अच्छा पैसा देकर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। और हर एक आदमी की हुडी में उसका नंबर और नाम लिखा होता था और मैं ही वो आदमी था जो कि उनको इंजेक्शन देता था। मुझको जैसा कहा जाता था मैं वैसा ही करता था। तब किम पूछता है तुमने कितने लोगों को वो दवाई दी? तभी आदमी गिन के बताता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तब किम को लगता है कि वो सिर्फ 10 लोग हैं। तभी आदमी बताता है कि वहाँ पर 10 ग्रुप थे और हर एक ग्रुप में 10 लोग थे, यानी कि टोटल मिलाकर 100 लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। और ये बात सुनकर किम एकदम चौंक जाता है। और पार्क ने कहा था कि आज के दिन ही उस फार्मास्यूटिकल का सीईओ मरेगा, इसलिए आज उस फार्मास्यूटिकल कंपनी में काफी भीड़ थी जहाँ पर ज्यादातर रिपोर्टर और सिक्योरिटी गार्ड थे उस सीईओ को बचाने के लिए। और ये सीईओ काफी घबराया हुआ था कि काफी हुडी पहने लोग इस कंपनी के सामने आ गए और काफी तेजाई से इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर जाने लगे। ये सभी लोग काफी ताकतवर थे और पुलिस इनको नहीं रोक पा रही थी। और यहाँ की सिक्योरिटी देख रहा था जूम, और यहाँ का डायरेक्टर प्रेशर डालता है कि प्लीज इनको शूट करो और पुलिस वालों को मजबूरन इनको शूट करना पड़ता है। पर इन पर गोली का कोई भी असर नहीं हो रहा था, गोली इन पर गलती थी, ये नीचे गिरते थे पर फिर से उठ के आगे बढ़ने लगते थे। और जूम इन दोनों को बचाने के लिए अपनी गाड़ी में ले जाता है। ये सभी मुर्दे छत से गिर रहे थे और तब भी ये चल फिर रहे थे। और ये सभी मुर्दे वहाँ पर खड़े टैक्सी ले लेते हैं और जूम की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। और यहाँ पर जिन भी इनका पीछा करने लगती है और ये सभी टैक्सियाँ जूम की गाड़ी को घेर लेती हैं और इन गाड़ियों से आदमी निकलकर इस गाड़ी के अंदर जाने की जगह बनाने लगते हैं। जूम अपनी पूरी कोशिश करता है इनको रोकने के लिए, पर एक जगह पर जाकर जूम की गाड़ी खराब हो जाती है और ये सभी लोग इस आदमी को बाहर ले जाते हैं और उस पर काफी जोर से हमला करते हैं और इस आदमी की हालत काफी खराब हो जाती है। और ये देखकर डायरेक्टर एकदम सहम जाता है। ये मुर्दे इस डायरेक्टर को नहीं मारते क्योंकि डायरेक्टर के मरने का समय आज नहीं था। और अब अपना काम करने के बाद ये सभी लोग मिट्टी बनकर टूट जाते हैं और अपनी मौत को काफी करीब से देखने के बाद इस डायरेक्टर की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी कंपनी के चेयरमैन के पास जाता है और उससे कहता है कि हमको सभी से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि हमारी वजह से उन गरीब लोगों की जान गई। पर ये चेयरमैन कहता है कि मुझको उससे कोई भी मतलब नहीं है, जो भी डिसीजन लेगी मेरी बेटी लेगी। और तभी वहाँ पर उसकी बेटी आती है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा और कौन क्या कर रहा। और यहाँ पर दूसरी तरफ जिन का हस्बैंड जूंग भी इन्फेक्टेड हो गया था और अब जूंग की हालत काफी खराब थी। और किम जिस आदमी से सवाल पूछ रहा था उसका नाम था जेमिन। जेमिन बताता है कि पार्क भी इन सभी 100 लोगों को मैनेज कर रहा था और जब ये सभी लोग इन्फेक्टेड होकर मर गए थे उसके कुछ दिनों बाद मेरे पास एक आदमी आया। वो आदमी कहने लगा कि उस फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेरा एक भाई काम करता था। जेमिन बताता है कि उस आदमी की लैंग्वेज समझना काफी कठिन था, इसलिए मैंने उसको और जानकारी देने के लिए पार्क का नंबर दे दिया। किम पूछता है कि उस आदमी की ड्रेस कैसी थी। तब जेमिन कहता है कि उस आदमी की ड्रेस काफी अजीब सी थी और ऐसा लग रहा था कि वो एक इंडोनेशियन है। और किम ये बात बताता है अपनी टीम और जिन को, और तभी जिन को समझ में आता है कि वो आदमी जेमिन था, वही सभी लोगों को कंट्रोल कर रहा। जेमिन से पार्क का नंबर लेने के बाद उसने पार्क को मारकर अपने वश में किया और उससे इंटरव्यू दिलवाया। और जिन इस बारे में और जानने के लिए उसी जगह पर जाती है जहाँ पर इन सभी पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। और यहाँ पर बाइक पर बैठी एक लड़की जिनका पीछा कर रही थी और यहाँ पर इस कंपनी का डायरेक्टर काफी उदास था और उसको काफी गिल्टी फील हो रहा था। और जब जिन उस ऑफिस के अंदर जाती है तब उसको वहाँ पर एक आकृति दिखती है और थोड़ा आगे बढ़ने पर कोई उन पर हमला कर देता है। और तभी उसको बचाने के लिए एक लड़की आती है। ये लड़की कोई और नहीं दरअसल सोजिन थी, जिसके बारे में जिन ने अपनी किताब में लिखा था। सोजिन को मालूम था कि ऐसे मुर्दों को कैसे मारते हैं और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जिन और उसके साथियों को बचा लेती है। जिन सोजिंग से पूछती है कि तुम इतने टाइम से कहाँ पर थी। तब सोजिंग बताती है कि मैं जापान में थी और बुरी आत्मा को वश में करने का मैजिक सीख रही थी। और तभी जिन का एक साथी आकर उसको बताता है कि उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के डायरेक्टर ने सुसाइड कर लिया और उसके सुसाइड पर मी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। और अब वो डिसाइड करते कि वो अपने पापा से माफी मंगवाएगी क्योंकि उसको अपनी कंपनी की इमेज साफ करनी थी। और जब ये बात जिनको मालूम चलती है कि उस फार्मास्यूटिकल कंपनी का चेयरमैन माफी मांग रहा, तब वो काफी खुश होती है। सोजिन बताते हैं कि सब कुछ शेमन कर रहा और हम लोग कितने भी आदमियों को मार ले कुछ नहीं होने वाला, हमको मारना पड़ेगा शेमन को। तब जिन बोलती है कि यहाँ पर शेमन
शेमन नहीं है। तब सोजिंग बोलती है जिन से कि तुम उस चेयरमैन की अपॉलॉजी को टेलीकास्ट करो और मैं तुम्हारे साथियों के साथ दोबारा से इस ऑफिस के अंदर जाते हैं। और जब सोजिंग अंदर पहुंचती है तब उसको एक आकृति दिखती है और जैसी वो उस आकृति को साफ कर देती है हमको दिखता है कि वो जगह काफी बड़ी है, ये सिर्फ एक छलावा था। और अब ये लोग शेमन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ जिन चेयरमैन की अपॉलॉजी को रिकॉर्ड कर रही थी और कैमरा पर थी जेसी। अब यहाँ पर जिन नोटिस करती है कि जैसा कि मी बोल रही वैसा ही उसके फादर बोल रहे। वो सिर्फ ऐसे बोलने के लिए बोल रहे, वो सिर्फ अपनी कंपनी के इमेज साफ करने के लिए माफी मांग रहे। उनको सच में गिल्टी फील नहीं हो रहा और जिन इस अपॉलॉजी को टेलीकास्ट करने से मना कर देती है। तब मी बोलती है तुमको उससे क्या मतलब, तुम अपना काम करो। और यहाँ पर इन सभी को एक रूम मिलता है और जैसे ही एक आदमी उस रूम को खोलता है वहाँ से एक रोशनी निकलती है और ये सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ ये चेयरमैन सही से माफी नहीं मांग रहा था, उसको बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं हो रहा था। और यहाँ पर जिनका साथी किम उन लोगों के बारे में चेक कर रहा था जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था कि तभी किम वहाँ पर देखता है जेसी की फोटो, जिन की नई कैमरामैन, और वो उसकी डिटेल जिन को भेजता है। और जिन जेसी की सच्चाई जानकर हैरान हो जाती है क्योंकि जेसी भी एक मुर्दा थी और शेमन उसको कंट्रोल कर रहा। और तभी जेसी के हाथों का निशान शो होने लगता है और अब वो इस चेयरमैन को मारने के लिए आगे बढ़ती है क्योंकि ये चेयरमैन सही से माफी नहीं मांग रहा था। और जिस कमरे के अंदर से रोशनी निकली थी उस कमरे के अंदर होता है शेमन। जी हाँ, यही आदमी है शेमन जो कि सबको कंट्रोल कर रहा और उसके आसपास काला घेरा होता है। और तभी यहाँ पर इनके ऊपर अटैक हो जाता है और सोजिंग अपनी शक्तियों से इन मुर्दों को रोकने लगती है और मी अपने पापा को लेकर वहाँ से भाग जाती है। पर जेसी उनका पीछा नहीं छोड़ती और सभी बॉडीगार्ड्स को चकमा देकर उनके कमरे के अंदर घुस जाती है। और ये चेयरमैन पूरी तरीके से डर जाता है और यहाँ पर सोजिंग शेमन के पास जाती है। पर उसको शेमन के पास जाने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि यहाँ पर फैली आत्माएं उसके पैर को पकड़ी थी। पर वो काफी ताकत लगाकर शेमन की तरफ बढ़ती है और यहाँ पर जेसी इस चेयरमैन को छूने ही वाली होती है। इतने में ही सोजिंग उस शेमन को रोक देती है और जेसी वहीं पर मिट्टी बनकर टूट जाती है और इस चेयरमैन को कुछ भी नहीं होता। पर सोजिंग को ये महसूस होता है कि शेमन के अंदर काफी दुख है। पर सोजिंग को शेमन का दुख महसूस होता है कि उसके साथ काफी बुरा हुआ और अपनी मौत को इतने करीब से देखने के बाद ये चेयरमैन डिसाइड करता है कि हम इस कंपनी को बंद कर देंगे। पर मी ऐसा कभी नहीं चाहती थी और वो जेसी की उंगली को एक टिश्यू पेपर में लपेटकर अपने फादर के गाल पर एक कट लगा देती है और उसके फादर भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। और उसके बाद मी एक्टिंग करती है कि जैसे कि उसके फादर को जेसी ने मारा। पर जिनको मालूम था कि उसके फादर का मर्डर किसने किया क्योंकि उसके फादर के कॉलर पर एक माइक था जिसने मी की बातें रिकॉर्ड कर ली। और अब पूरी तरीके से एक्सपोज होने के बाद मी को काफी गुस्सा आता है और अब जिन का हस्बैंड डिटेक्टिव जूंग भी सही हो जाता है। और अब कुछ समय बाद हमको एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मी से मिलने जिन आई थी। दरअसल मी के खिलाफ इतने ठोस एविडेंस नहीं मिले इसलिए उसको 3 महीने बाद रिहा कर दिया गया। और जिन उससे आज भी चाहती है कि वो उन सभी विक्टिम के परिवार से माफी मांगे। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। आपको क्या लगता है कि इस मूवी के अंदर गेम चेंजर कौन था, जिन, जेसी, किम, सोजिंग, जेमिन या फिर शेमन? आप जिस भी नाम को चुनोगे उसको चुनने के पीछे की वजह भी बताना। और अगर आपको ऐसी ही मूवी देखना पसंद है तो आप इस साइड वाले मूवी को भी देख सकते हो। इसमें रशियन सोल्जर आकर एक यूक्रेनी टीचर की वाइफ को मार देते हैं और उसके बाद ये टीचर रशियन सोल्जर से कैसे बदला लेता ये आपको मालूम चलेगा मूवी के अंदर। और ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है।